चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो हम सब ने बचपन से सुनी है, लेकिन आज हम इसको बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। सोच कर देखिए, क्या हो अगर एक पुरानी जानी मानी सांस्कृतिक कथा असल में आधुनिक आर्थिक स्वतंत्रता यानी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का एक शानदार ब्लूप्रिंट हो। यही है माखन चोरी की एक नई परिकल्पना, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उद्यम का एक सीधा और स्पष्ट रोड मैप जो सच में हमारे सोचने का तरीका बदल सकता है। अब बाल कृष्ण के बारे में सोचिए। सदियों से हम इस बाल लीला को एक नटखट बच्चे के माखन चुराने की एक प्यारी मासूम कथा के रूप में ही देखते और सुनते आए हैं, है ना। इसे बस भगवान के बचपन की एक शरारत मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ सोर्स मटेरियल एक बहुत ही दिलचस्प वैचारिक बदलाव, एक पैराडाइम शिफ्ट पेश करता है। जरा सोचिए, क्या ये मशहूर कथा सच में एक गहरा स्वदेशी आंदोलन थी? क्या ये इतिहास का सबसे पहला एंटी मोनोपोली यानी एकाधिकार विरोधी मूवमेंट था, जो स्थानीय संसाधनों को एक शोषक केंद्रीकृत इकोनॉमी से बचाने के लिए शुरू किया गया था? ये अपने आप में एक कमाल का विचार है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, प्राचीन ब्रज और संपत्ति का पलायन। इसे और गहराई से समझने के लिए हमें प्राचीन ब्रज और गोकुल के आर्थिक ढांचे को देखना होगा। ये पूरी व्यवस्था गौपालन और दूध के उत्पादन पर टिकी थी। यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनिया थी। एक तरफ थे ब्रज के मेहनती ग्रामीण जो दिन रात एक करके दूध, दही और घी बनाते थे, और दूसरी तरफ मथुरा का कुलीन वर्ग और कंस का व्यापारी तंत्र जो इस सारी बेहतरीन संपत्ति को ले जाते थे। मतलब गांव की सारी मेहनत शहर की तिजोरियों में जा रही थी और गांव के अपने बच्चों को बुनियादी पोषण तक नहीं मिल पा रहा था। विश्लेषण के अनुसार श्री कृष्ण ने इस भारी अन्याय को पहचान लिया था। उनके आंदोलन का मूल सार बहुत स्पष्ट था। गांव के संसाधन सबसे पहले गांव के लोगों के काम आने चाहिए। ये एक जमीनी स्तर का, बिल्कुल ग्रासरूट लेवल का प्रयास था। इसका मकसद ये तय करना था कि जो समाज बुनियादी संपदा का उत्पादन करता है, उसका अपनी ही मेहनत पर सबसे पहला हक होना चाहिए। अब आते हैं भाग 2 पर, आधुनिक एकाधिकार, जिसमें इन्हीं अतीत की गूंज सुनाई देती है। अगर हम आज के वक्त की तरफ मुड़ें तो ये ऐतिहासिक पाठ आधुनिक ग्लोबल इकोनॉमी के साथ एक सीधा और सच कहूं तो थोड़ा हैरान करने वाला कनेक्शन बनाता है। सोर्स के अनुसार आज की मल्टीनेशनल कंपनियां भी काफी हद तक कंस के व्यापारियों की तरह ही काम करती हैं। होता क्या है, गांव के कच्चे नेचुरल संसाधनों को बिल्कुल कौड़ियों के दाम पर निकाल लिया जाता है। किसान की मेहनत को बहुत कम कीमत मिलती है, लेकिन वहीं न्यू ऑप्शंस जैसे स्थानीय सशक्तिकरण संगठन इस उल्टे प्रवाह को, इस वेल्थ ड्रेन को रोकने और सही दिशा देने का लक्ष्य रखते हैं। इस आर्थिक केंद्रीकरण यानी इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन के चक्कर को थोड़ा ध्यान से समझिए। ये बिल्कुल सफेद दिन की तरह साफ कर देता है कि आखिर हो क्या रहा है। गांव अपना कच्चा माल बहुत सस्ते में बेचता है और कॉरपोरेट उन्हें सस्ते में खरीद लेते हैं। गांव इसकी प्रोसेसिंग यानी वैल्यू एडिशन का पूरा फायदा खो देता है, और फिर वही गांव का उत्पाद चमकीले पैकेटों में बंद होकर वापस गांव में ही महंगे दामों पर बेचा जाता है। नतीजा, सारा का सारा मुनाफा बाहर चला जाता है। और हाँ, दस्तावेज एक और बहुत ही अहम अंतर पर रोशनी डालता है, और वो है हमारी लाइफ फोर्स, हमारी हेल्थ। एक जमाना था जब गांवों के युवा ताजे डेयरी उत्पादों पर पलकर मजबूत बनते थे, लेकिन आज ग्रामीण युवा बेरोजगारी और महंगे कम क्वालिटी वाले बाजारी खाने पर निर्भर होने की वजह से कमजोर हो रहे हैं। ताजे नेचुरल आहार की जगह रसायनों और मिलावट से भरे बाजारी खाने ने ले ली है, और सच में ये एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। तो इस सबका हल क्या है? भाग 3, समाधान, आधुनिक उद्योग मंडल। इस आधुनिक शोषण से निपटने के लिए एक नया और बेहद जरूरी समाधान सामने रखा गया है, जिसे आधुनिक उद्योग मंडल कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको सिर्फ एक नए बिजनेस प्लान की तरह पेश नहीं किया गया है, बिल्कुल नहीं। न्यू ऑप्शंस नामक संगठन की तरफ से डिजाइन किया गया ये एक विशाल जमीनी स्तर का आंदोलन है, एक ऐसी पहल जो सच्ची आर्थिक आत्मनिर्भरता लाने के लिए व्यवस्था को अंदर से बदलने की कोशिश करती है। इसकी रूपरेखा वाकई बहुत सरल है, पर उतनी ही शक्तिशाली भी। लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है। सप्लाई चेन का हर एक कदम, खेत के उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और आखिरी मार्केटिंग तक, सब कुछ पूरे तरह से गांव के बुनियादी ढांचे के भीतर ही किया जाए।
अगर बाहर से कुछ लेना भी पड़े तो वो सिर्फ नई तकनीक हो, लेकिन उस पर मालिकाना हक यानी ओनरशिप हमेशा गांव का ही रहना चाहिए। और जानते हैं इस मॉडल को लागू करने के नतीजे क्या होंगे? वो सच में कमाल के हैं। सबसे पहले गांव से युवाओं का पलायन रुकेगा। वो किसी और के लिए सिर्फ मजदूर बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि अपने ही इलाके के संपन्न एंटरप्रेन्योर बनेंगे। पैसा और संपत्ति कम्युनिटी के भीतर ही घूमेगा। और सबसे खास बात, महिलाएं और किसान समूह सशक्त होंगे, जिससे सबको बिल्कुल नेचुरल और स्वस्थ चीजें खाने को मिलेंगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, भाग 4, एक आत्मनिर्भर गांव का सपना। जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, उस अप्रोच को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है जो ये रोड मैप भविष्य के लिए बनाता है। लेखक आज के इन संघर्षों के संदर्भ में एक बहुत ही पावरफुल कल्पना करता है। वो स्पष्ट करते हैं कि स्थानीय संसाधन कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक सुनहरा अवसर है। सोचिए, अगर श्री कृष्ण आज होते तो वो जरूर कहते, गांव का अधिकार गांव को मिलना चाहिए, गांव का धन गांव की तरक्की में ही लगना चाहिए। यह कितना सटीक विचार है। इस पूरे कॉन्सेप्ट का आखिरी लक्ष्य बहुत ही सीधा और साफ है। कुटीर उद्योग यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज को हर घर में स्थान मिले और हर खाली हाथ को काम मिले। ये तय करना कि कोई भी हाथ किसी सार्थक काम के बिना खाली ना रहे, यही तो इस पूरे वैचारिक मॉडल की असली बुनियाद है। अगर पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकालें तो इसका मूल लक्ष्य एक दृढ़ इनकार है, एक साफ मनाही कि ग्रामीण क्षेत्रों को बाहरी कंपनियों के लिए सिर्फ कच्चे माल की खान और बने बनाए माल का बाजार नहीं बनने दिया जाएगा। ये एक बहुत ही स्पष्ट संकल्प सामने रखता है कि हम गांव को केवल बाजार नहीं बनने देंगे, हम गांव को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाएंगे। तो अंत में ये विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करने वाले एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस ऐतिहासिक ज्ञान को हम सच में आज की हकीकत में कैसे बदल सकते हैं? एकाधिकारी यानी मोनोपोली को तोड़ने और सच्ची आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए आखिर कल से ही ऐसे कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर आज हर आधुनिक कम्युनिटी को खोजना ही पड़ेगा। इस बारे में जरूर सोचिएगा। चलिए सीधे मुद्दे पर